भारत में भी कुछ एक जगह जहाँ पे ओजोन थेरेपी होती है, जो दर्द निवारण के लिए पेन थेरेपी कहा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली थेरेपी माना जाता है। उदाहरण तो बताओ आप, कितना कॉस्टली है? जैसे ओजोन के कुछ इंजेक्शन आते हैं और एक इंजेक्शन अगर आप लगवाने जाते हैं तो यहीं कहीं 40,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगता है सिर्फ एक बारी में। तो फिर जब एक बारी का इतना हो सकता है तो पूरा ट्रीटमेंट तो बहुत कॉस्टली है। सही बात है। तो हमारे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि रात्रि के वक्त धरती के तलों पर ओजोन मिलता है, क्योंकि अवकाश में जो आखिरी पड़ होता है वहाँ ओजोन हमारी सुरक्षा के नाते वहाँ डट के रहता है, ऊपर रहता है, मिलिट्री के रूप में, जैसे सूर्य के आने वाली नेगेटिव एनर्जी को रोकता है। अगर वो सुबह धरती पर मिलता है, सूर्योदय के पहले मिलता है, तो सप्ताह में 3 दिन अगर सूर्योदय के पहले प्राणायाम कर लिया तो उससे जो सोराइसिस के मरीज है, जो एक्जिमा के मरीज है, जो एलर्जी के मरीज हैं, उन सबको बहुत फायदे होंगे। जिनके स्किन लेवल पर डिसऑर्डर चल रहे हैं, जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहे हैं उनको, और जिनको हार्मोनल चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं नेगेटिव फॉर्म में, उनको बहुत फायदा होगा। क्योंकि मृदुभस्त्रिका से पूरे शरीर का व्यवस्था तंत्र, चेतना तंत्र बिल्कुल सक्रिय हो जाता है जी। हर ग्रंथि सक्रिय हो उठती है, आंखें इतनी, अभी आप तीसरा राउंड शुरू कर दो, हमारे दर्शकों से प्रार्थना कर रहा हूँ, तीसरा राउंड शुरू कर दें। तीसरे राउंड के बाद क्या फायदे हैं वो अपने आप देखो, आपके ऊपर मेल आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये फायदे हैं। तो जो आपने कहा कि जिनको ये डिसीज़ेस सारे होते हैं तो उन डिसीज़ेस में ये फ़ायदा होता है जी। ये O3 के बारे में जो आपने बताया, जो ओजोन होता है, ओजोन का प्रोटेक्टिव लेयर तो ऊपर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, और सूर्योदय से पहले ये धरती के लेवल पे जहाँ पे हम लोग चलते हैं उस लेवल पे अवेलेबल होता है, ऐसे आप कह रहे थे। तो ओजोन के फ़ायदे तो बहुत सारे लोग आजकल जानते ही हैं, बट ओजोन को आपको जब यहाँ फ्री में ऐसा अवेलेबल हो रहा है तो तब तो ध्यानियों का और योगियों का देश है हमारा देश। बिल्कुल। और जिन लोगों ने सुबह उठ के ये विधि की है ना, वो तो माला माल है, आर्थिक रूप से, सब रूप से माला माल है। परमात्मा की विराट अनुकंपाओं का स्रोत भी उनके वहाँ जाता है, क्योंकि ओजोन भी बरसता है, परमात्मा की अनुकंपा भी बरसती है, स्वास्थ्य भी बरसता है, तंदुरुस्ती भी बरसती है। लेकिन जो सूर्योदय के बाद उठता है उसको मैंने देखा है, ये मेरा दावा नहीं है लेकिन मैंने देखा है कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी गिफ्ट में मिलती है। दुनिया में कोई भी पशु आप देख लो, कोई भी पशु, जितने भी पशु हैं दावे के साथ सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं, मनुष्य को छोड़ करके। हाँ। आप अनुभव करो। बिल्कुल। तो कहाँ किसी पशु को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किस बंदर को डायबिटीज हुआ, कौन बंदर टकला है, किस बंदर को चश्मे आ गए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल निरोगिता से वो जीते हैं। और हमारे में अंदर देखो, दुनिया भर की जितनी भी बीमारियां हैं सबकी सब मनुष्य में। वो वायरस भी घुसते हैं तो आदमियों में घुसते हैं। सही बात है। और जब आपने ये उदाहरण दिया तो उससे मैं समझता हूँ कि आखिर प्राणी भी करते तो क्या हैं, वो नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं, और ये प्राणायाम जो उनका सांस लेने का सेट मिला हुआ है उनको अंदर, वो उनको रेगुलरली कर रहे हैं और उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, और उससे उनको बहुत संवाद रहता है कि जो कॉस्मिक एनर्जी पीता है ना, उनका प्रकृति के साथ बहुत बड़े पैमाने पर संवाद रहता है। अब आप रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे आपके, और हाथ यूं घिसेंगे, दोनों हाथ रगड़ेंगे। आप हाथ रगड़िए, फिर दोनों हाथ आपके आंखों पर रख दीजिए, आज्ञा चक्र पर रख दीजिए, शिखा स्थान पर सहस्त्रार चक्र पर रख दीजिए, गले पर विशुद्धि चक्र पर रख दीजिए, आप अनाहत चक्र पर हृदय पर रख दीजिए, और मणिपुर चक्र नाभि पर रख दीजिए, और उसके नीचे 2 चक्र है, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र, उसके ऊपर रख दीजिए, और पूरे शरीर पर हाथ घुमाते हुए अब आप आंखें खोल सकते हैं। आप तनिक आपके पड़ोसी की आंखों में आंखें डाल के देखें, अब दोनों की आंखें रेड हो गई हैं, लाल हो गई आपकी आंखें। देखो, इसलिए लाल आंख हुई है कि बालों से भी बारीक नसें आंखों में काम करती हैं, आंखों को जो पोषण देने का काम करती है वो बालों से भी बारीक नसें होती हैं। तो वहाँ ऊर्जा का स्रोत पहुँच गया, वो एक साबित ही है। और इतनी पॉजिटिव एनर्जी से सब चार्ज हो गए हैं। बोलो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ना फायदा। और इतने अगर 3 बार अगर लोगों ने किया है, हालांकि मैंने 3 बार अभी किया नहीं है, मगर मैं जब घर जाऊंगा तो मैं ज़रूर 3 बारी करके देखूंगा, और मुझे आशा है कि उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है।
जैसे हम लोग इस प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्राणायाम का पहला प्रकार है जिसे हमने डिटेल में इसके बारे में जानकारी ली, और आपने कहा कि इससे हर कोई कर सकता है, किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, सिर्फ आपने सिर्फ सावधानियाँ दी हैं कि कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं हमें प्राणायाम करने से पहले। इस प्राणायाम के बारे में एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि मृदु भस्त्रिका इसका नाम रखा है, और इसलिए क्योंकि मृत्युशैया पर भी कोई व्यक्ति लेटा है, इसलिए मृदु भस्त्रिका नाम नहीं है। मृदुता पूर्ण रूप से हम फेफड़ों को फूलाते हैं जी, आहिस्ता आहिस्ता शरीर को अनुकूल होकर के शरीर को, ये फेफड़े को फुलाते हैं हम, इसलिए इसका नाम मृदु, माना सॉफ्टली हम शरीर से बिहेव करते हैं, रूढ़ता से नहीं, इसलिए इसका नाम मृदु भस्त्रिका है। और ये परमात्मा प्रेरित प्राणायाम है जी। समस्त जगत में ये एक ही प्राणायाम का लय भगवान ने फिक्स कर दिया है, और इसलिए जो भी आध्यात्मिक लेवल पर फायदे होते हैं वो इसी प्राणायाम से होते हैं। जो तपस्वी लोगों को भी फायदा कर रहा है वो यही प्राणायाम जी, है। बिल्कुल, समाधि के 3 चरण इसमें आ जाते हैं जी। और जिनको समाधि की अनुभूति करनी, मैं देखो अभी जिन लोगों ने प्राणायाम किए ना, इनको देखो समय की शून्य, ये तो अभी हमारी बातों में है इसलिए वो विचार प्रधान रहे होंगे, लेकिन जब वे अकेले अपने घर पर बैठ के करेंगे तब वो समय की सीमाओं से थोड़े परे चले जाएंगे, फिर विचारों की शून्यता हो जाएगी। जैसे प्रतिदिन मनुष्यों को 35 से 50 हजार विचार आते हैं, भले वो राष्ट्र प्रमुख हो या सड़क पर अपनी प्रवृत्ति करने वाला हो, उसको 35 से 50 हजार विचार आते हैं। लेकिन इस प्राणायाम के अंदर उसके विचारों का लेवल धीरे धीरे बिल्कुल जैसे वो अभ्यास पूर्ण होता जाएगा बिल्कुल निर्विचारिता को वो हासिल करेगा। और यही राजयोग है। राजयोग जब भगवान सिखाते हैं तब जो प्राणायाम का लय वो नेचुरल हो जाता है, वो प्राणायाम नहीं कहलाता है, फिर वो अपने आप नेचुरल हो जाता है, और इसमें सांसों का रिदम सुपर नेचुरल हो जाता है। इसलिए मैं 28 साल से राजयोग कर रहा हूँ, बिल्कुल वो सुपर नेचुरल है। बिल्कुल, जैसे राजयोग से आपने इस प्राणायाम को जोड़ने की बात कही कि राजयोग में ये नेचुरल सी ये प्रोसेस बन जाती है, सांसों को मतलब ध्यान सांसों पर केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली रिदम सेट हो जाता है। इसलिए राजयोग से सब नेचुरल हो जाता है जी, क्योंकि सारे प्राणायाम की जो जितने भी प्राणायाम हैं जी, कोई भी हठ योग वगैरह है, सबकी एंड यहाँ पर हो जाती है, यहाँ आके समाप्त हो जाता है आज्ञा चक्र पर, बहुत करके सहस्त्रा पर, लेकिन वहाँ तो ऊर्जा का आगमन होता है, लेकिन समापन यहाँ होता है। तो राजयोग का आरंभ तो यहाँ से होता है। बिल्कुल, इसलिए जो यहाँ से शुरुआत करता है उनकी सारी मेहनत कम हो जाती है, सांसों की रिदम भी नेचुरल हो जाती है। आप राजयोग करके तो देखो। मैं अगर कहूँगा कि भाई ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग करो, लेकिन जब आप सीखने के बाद करोगे ना, माना टोटल सीख लो पहले राजयोग और अभ्यास पूर्ण हो जाओ, न तो कोई ब्लड प्रेशर आपके लिए रुका है, राजी है आपके लिए रुकने के लिए, कोई भी डिसीज आपके लिए रुकने के लिए राजी नहीं है जी। राजयोग का ये चमत्कार है, राजयोग का ये कमाल है। लेकिन फिर कर्मों का बंधन भी होता है हर एक के साथ, वो अपना अपना काम करता है जी। बहुत ही सूक्ष्म सी बात बताई आपने, जहाँ पर साइंस की बात आपने इतनी प्रैक्टिकली समझाई कि प्राणायाम के पीछे का विज्ञान कितना अच्छा सा काम करता है, और यही साथ साथ ज्ञान की भी कुछ ऐसी गहरी बात बताई आपने जो मुझे लगता है कि समझना कितना आसान है, देखने में लगता है कि ये बहुत बड़ी बातें हैं, और जब हम ऐसे प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो हम भी कर सकते हैं ऐसा। और शायद प्राणायाम के बारे में जो हम ये बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ यही है कि इसकी जो सहजता है यही इसका एक एडेड एडवांटेज है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप जब लोगों से करवाते हैं, जैसे इसमें एक मैं आपकी बात को अल्प विराम दूंगा जी। कई लोग जो इसको नहीं समझे हैं जी, या तो कई लोग इसको इतना जटिल सब्जेक्ट बना के रख देते लोगों के सामने, लोग दूर से ही भाग जाते कि भाई ये सन्यासियों के लिए, हमारे लिए नहीं, ऐसा मान लेते। और हमने इस बातों को इतना आसान करके रख दिया है कि इसको बच्चा भी कर सकता है, पागल आदमी भी कर सकता है इसको। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ये व्यक्ति नहीं कर सकता और यही व्यक्ति करना चाहिए। और ये जो फ्रीडम देता है कि हर व्यक्ति इसे एक्सरसाइज कर सकता है, हर व्यक्ति इससे फ़ायदे ले सकता है, शायद इससे बड़ा फ़ायदा और किसी को नहीं हो सकता जी। और जैसे हम लोग पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि ये एकदम फ्री है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई खर्चा करना पड़ रहा है, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा समय निकालना है आपको आपके लिए, और इससे बहुत सारे फायदे उपयोग हो रहा है जी।
जैसे कई लोग फिर देखे हैं अखबार पढ़ते पढ़ते वो उससे तो नहीं करे तो अच्छा है। खैर, आज बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ सीखी और मृदु भस्त्रिका के बारे में आपने इतना डिटेल में समझाया और इसके फ़ायदे भी इतने अच्छे गिनाए। सिर्फ फ़ायदे ही नहीं, साथ में जो हम लोग कर रहे हैं वो सारे प्राणियों में भी कैसे व्याप्त है उस चीज़ को भी आपने समझाया। और राजयोग यानी जो 3 स्टेजेस आपने बताई, थॉटलेस, टाइमलेस और ईगोलेस होने के बारे में भी आपने बताई, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। जी, हमारी तो बहुत शुभकामनाएं हैं। जी, आपकी शुभकामनाएं तो हैं ही, साथ में आपने जो इतना ज़्यादा समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे हरीश वैद्य जी, जिनसे हम बात कर रहे थे और उन्होंने इतनी डिटेल में हमें जानकारी दी कि मृदु भस्त्रिका क्या है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, कैसे किया जाना चाहिए, इससे कितने लाभ ले सकते हैं और किस किस को किन किन चीज़ों में लाभ हो सकता है, यह भी आपने सुना। प्राणायाम के अलग प्रकारों के बारे में हम यूं ही बात करते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आप सब लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।